अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपको फिजिक्स की तैयारी बहुत बढ़िया से करनी है, तो मुझे लगता है कि ये चैनल आपके लिए बहुत बढ़िया है। 2024 की हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। हर टॉपिक को, हर मतलब न्यूमेरिकल्स को, चाहे एक नंबर के हों, 2 नंबर के हों, 4 नंबर के हों, सबको हम लोग बढ़िया से डील करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। लेक्चर 1 है। अब इस टॉपिक के बारे में हम बहुत बढ़िया से डील करने वाले हैं। फिजिक्स की तैयारी अगर आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से डील कर देंगे, ताकि आपका एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज और बेसिक जो प्रॉपर्टी है इसकी, इस पर जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले इस पर जो क्वेश्चंस है, उसको क्वेश्चन बनाने के पहले इन सारे चीज़ों का फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या चीज़ होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इस सब्सटेंस को, ये कोई सब्सटेंस है, और सब्सटेंस के चारों तरफ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, ऐसा फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों तरफ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, तो इस पर एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स का अनुभव होगा। फिर से समझिए, ये मान लीजिए एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस के चारों तरफ हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो सब्सटेंस किसी ना किसी फोर्स का अनुभव करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फोर्स का अनुभव करता है। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। चार्जेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। यहाँ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं 3 टाइप्स के। पहला हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये पहला हो गया। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा होता है श्रीमान क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थर्ड होता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस है, चाहे बॉडी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल से ये बॉडी तैयार हुई है। ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये 4 पार्टिकल से तैयार हुई है। मान लीजिए इस पर है 2 कूलम चार्ज, इस पर 3 कूलम चार्ज, इस पर 4 कूलम चार्ज, इस पर 3 कूलम चार्ज। तो पूछा जाए कि टोटल बॉडी का, ये टोटल हो गया, टोटल बॉडी का चार्ज क्या होगा। तो टोटल बॉडी का जो चार्ज होगा वो 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम। इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12 कूलम। इसका मतलब हुआ कि अगर एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहे, तो ये एडिशन से रिलेटेड है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? किसी बॉडी का टोटल चार्ज, बॉडी के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, उसके टोटल चार्ज के सम के इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस द फॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा का अंतर हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक अनदर बॉडी है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों बॉडी को जो रब किया गया, रगड़ा गया, मान लीजिए इसको रगड़ दिया हमने, और 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? ये अगर ए है, ये बी है, तो ए में कितने हो जाएंगे मेरे भाई? ए में हो जाएंगे 3, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ ट्रांसफर हो गया है। और बी में हो जाएगा भी 3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे,
और एक इलेक्ट्रॉन जाके उसमें सट गया तो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों को अगर देखेंगे कि कितना हुआ तो 4e + 2e, 4e + 2e, ये हो जाएगा 6e इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ 3e को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 6e इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि रब करने के पहले, किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ने के पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, रब करने के बाद उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ अंतर नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हो जा रहा है। एनर्जी ना तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्रिएट होता तो एक बढ़ जाता या दो बढ़ जाता या कुछ भी बढ़ता, और डिस्ट्रॉय होता तो कुछ ना कुछ इसमें से घटता। तो जितना था उतना ही है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स या कहिए चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर। सिर्फ एक बॉडी से दूसरे में क्या हुआ है, ट्रांसफर हो गया है। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आया होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ गए, कंजर्वेशन। अब एक बचा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ी ही आसान एक टॉपिक है, इसके बारे में समझना। फॉर्मूला होता है Q = +-NE। Q = +-NE। अब Q क्या है, तो Q जो है, Q क्या है मेरे भाई, Q जो है चार्ज है। Q को चार्ज कहते हैं, यूनिट कूलाम होता है। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई यूनिट नहीं होता है, चूंकि नंबर है तो 1 2 3 4 इसी तरह से ये डिजिट में होंगे। ई क्या है मेरे भाई, तो ई हो गया एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है इतनी। सबसे छोटा चार्ज इसी को माना जाता है, किसी सब्सटेंस में सबसे छोटा चार्ज यही होता है। तो फंडामेंटल चार्ज पूछ दे, मिनिमम चार्ज पूछ दे किसी बॉडी पे, या एलिमेंट्री चार्ज कह दे, तो यही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पे हम लोग तीनों पे जो अभी हमने इसके बारे में अभी बताया है यहाँ पे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब इसके बाद बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इसी पे जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया समझते हैं। क्वेश्चन को खूब पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ के समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो निगेटिवली चार्ज है, जिसका नाम एक्स है, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है, कोई एक्स एक ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, एक्स है, और ये रिपेल किया जाता है वाई के द्वारा, वाई के द्वारा रिपेल किया जाता है। ये इसको ढकेल रहा है, तो ये भी जाहिर सी बात ये ढकेलेगा। तो याद रखना चाहिए, चार्जेस का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब सेम चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाए, जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे के पास आ जाए, तो ये हो जाएगा रिपल्सन। ठीक है, उसी तरह सेम चार्ज निगेटिव एंड निगेटिव होगा, ठीक है, तब भी होगा रिपल्सन। और पॉजिटिव एंड निगेटिव अपोजिट चार्ज आ गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं अट्रैक्शन होगा इसके बीच में। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई जो आपको दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स जो है ये एक्स, और यहाँ पे क्या है वाई, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, तभी रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स को निगेटिवली चार्ज बोल दिया है, एक्स जो है निगेटिवली चार्ज है। तो जब ये निगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि ये रिपल्सन हो रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है, एक जेड अनदर ऑब्जेक्ट है, तो कह रहा है कि वो उसको अट्रैक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट जेड। अब जेड यहाँ जो होगा वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो अट्रैक्ट करता है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव एंड निगेटिव जो होता है अट्रैक्ट करता है, लेकिन चार्ज्ड बॉडी, कोई चार्ज हो, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, अनचार्ज्ड बॉडी को भी, या अनचार्ज मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है,
न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे हम जब बाल, ये यहाँ पे जो कंघी से हम जब बाल झाड़ते हैं, ठीक है, तो बाल झाड़ने के बाद ये कॉम्ब जो होता है ये चार्ज हो जाता है। क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद अगर छोटे छोटे पीसेज ऑफ पार्टिकल्स के पास, छोटे छोटे पीसेज ऑफ पार्टिकल्स के पास यही कॉम्ब को आप लाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जाहिर सी बात है कि जब आप बाल झाड़ रहे थे यहाँ से, तो कंघी चार्ज हो गई और हेयर चार्ज हो गया, ठीक है, कंघी भी चार्ज हो गई और यहाँ पे बाल आपका चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पीसेज ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल जो यहाँ पे थे, ये तो चार्ज नहीं थे। फिर भी ये कॉम्ब इसको क्या करता है, कंघी इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है। तो याद रखना चाहिए, एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है, ठीक है। और अपोजिट चार्ज में तो अट्रैक्शन होता ही है। तो यहाँ पे जब जेड है और जेड क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है, तो एक तो बात पक्का है कि ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। यहाँ रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच, यहाँ दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब खींच रहा है इसको, वाई को जेड अपनी तरफ खींच रहा है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल भी हो सकता है। अभी हमने बताया चार्ज बॉडी डिस्चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये तो होगा ही नहीं, निगेटिव तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। और यहाँ पर भी निगेटिव है, ये भी होगा ही नहीं। तो ये या तो पॉजिटिव हो सकता है ये वाला, और या तो ये न्यूट्रल एंड पॉजिटिव हो सकता है। तो ये वाला ज़्यादा, यहाँ पर देखो मोस्ट पॉसिबल, सबसे अधिक पॉसिबल कौन है, सबसे अधिक पॉसिबल ये वाला है, ये रिजल्ट न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज्ड। मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन को समझिए। इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 microscopic latex spheres are sprayed into the chamber and became charged with the charges 3e plus 5e minus 3e respectively, ठीक है। अब इसको बढ़िया से समझते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ जो है, सबसे पहले ध्यान देंगे कि 3 लैटेक्स स्फेयर है, जिसको क्या किया गया, फैला दिया गया, ठीक है, स्प्रेड कर दिया गया इनटू ए चैम्बर। और दो, अब सब आके एक दूसरे से सट गए, ये तीनों का तीनों एक दूसरे से आके क्या हुआ, सट गया। पहला पे +3e था, दूसरा पे +5e था, और -3e था। तो ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो यहाँ पे हम बताए हैं, ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज का ये न्यूमेरिकल्स हो गया, ठीक है। तो ये तीनों आके एक दूसरे में सट गए। सटने के बाद क्या होता है मेरे भाई, चार्ज का ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू वन अदर, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे हम, जब सट गया तो सब जुटेगा इसमें, तो सब जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये तो ये प्लस माइनस कट गया, +5e आया। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो चारों में से कौन होगा, कह रहा है कि फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो फाइनल चार्ज स्फीयर पर क्या उसका पॉसिबल हो सकता है वैल्यू, वो हमको बताइए। तो चारों को अलग अलग जोड़ के देखिए कि ये 5e जो यहाँ पे आया हुआ है, इसके बराबर कौन कौन होता है। तो जैसे यहाँ पहला पहला देखो, तो ये पहले इसको जोड़ते हैं इसको, तो 5e -4e + 5e, जब ऐड करिएगा तो हो जाएगा 6, जो कि गलत है, ठीक है। दूसरा को जोड़ेंगे 6e + 6e, इसको जोड़ रहे हैं, इसको 6e -7e, इसको जोड़ेंगे तो 12e और -7e, माइनस हो जाएगा तो 5e, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखिए, ये वाला तो सही आ रहा है, ये वाला सही आ रहा है। फिर भी इसको जोड़ के देखो, -4e, एक तो संभव है ही नहीं। याद रखना चाहिए 3.5 इलेक्ट्रॉन्स, 5.5 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्रैक्शन में दिया है, पॉइंट में दिया है, इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होते हैं, तो उस लहजे से ये गलत है। जब भी होगा तो कंप्लीट नंबर्स होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ये 3.5, 5.5 ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसको भी ऐड करके देखो, ये हो गया 5 -8e + 7e, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 12 और 8e, ये हो गया 4।
इसका मतलब सब गलत आ रहा है एक को छोड़कर यहाँ पे, तो जो ये वाला है ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सारा का सारा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, कृपया इसको नजरअंदाज ना करें, बोर्ड में आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है या यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू दिया गया है। ये हो गया आपका, ये जो आपको C1C दिखाई दे रहा है ये हो गया क्यू की वैल्यू, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। ठीक है, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, नेट चार्ज ऑब्जेक्ट पर क्या होना चाहिए ये बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसको समझेंगे। क्वेश्चन को पहले समझिए, कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है ये और इस पर 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इस ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। ठीक है, गेन्स कर लिए गए 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, चार्ज कितना होगा। ठीक है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए किसी बॉडी पे तो उस बॉडी का चार्ज क्या होगा ये बताना। तो फॉर्मूला होता है Q = +-NE, ये फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया है यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, यहीं पर निकालना है कि नेट चार्ज इसका क्या होता है। तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी है। N का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻18, तो नेट चार्ज, चार्ज का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसकी वैल्यू दे दी गई है, हमने रख दिया, और इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से 5 में तो 8.0 आएगा। ठीक है, 16 5 जा 80, और एक डिजिट के बाद डिसमल है तो हमने यहाँ डिसमल लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बेस इक्वल है तो पावर को माइनस करेंगे, 18 में से 19 घट जाएगा तब -1, तो 8 × 10⁻−1। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 कूलम। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर आ रहा है मेरे भाई, ये वाला। और दूसरी चीज कि ये भी है और ये भी है। अब समझेंगे कि माइनस वाला होगा कि प्लस वाला होगा। तो याद रखना चाहिए, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो वो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, अब जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो निगेटिव हो जाती है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये गेंस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो आ रहा है ये निगेटिव में आएगा, तो आंसर हो जाएगा -0.8 कूलम। ये वाला पहला वाला आंसर हुआ। ठीक है, पहला वाला आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को देखा जाए। कंसीडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, खूब बढ़िया समझेंगे इस क्वेश्चन को भी। कंसीडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, कोई अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, पॉजिटिव चार्ज उसके पास ला दिया गया, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, तो नेट चार्ज क्या होगा समझिए फिर से। कंसीडर अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे भाई, जो आपको दिखाई दे रहा है। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ला दिया गया, एक पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ला दिया गया। नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो स्फीयर का नेट, स्फीयर का जो स्फीयर जो है उसका नेट चार्ज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब यहाँ पॉजिटिव आया तो इसके बगल में निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यहाँ पे जब अनचार्ज स्फीयर है, अनचार्ज जब स्फीयर है तो इस पर याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब भी पॉजिटिव की वैल्यू निगेटिव वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है तो बॉडी हो जाती है अनचार्ज, या उसको कह सकते हैं न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी जो है यहाँ पे पॉजिटिव भी है निगेटिव है। जब यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स को लाए हैं तो इसके बगल में यहाँ पे निगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। लेकिन जब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाइएगा तो फिर से ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और टोटल वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इंडक्शन का प्रोसेस लग रहा है। कौन सा प्रोसेस, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है दूर से ही किसी बॉडी को खींचना। तो यहाँ से पॉजिटिव है
सॉरी यहाँ पॉजिटिव है और पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस स्फेयर के निगेटिव को ये वाला जो पॉजिटिव पॉइंट है ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर हटाइएगा तो टोटल वैल्यू स्फेयर के ऊपर क्या होगी, 0 ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वही चीज दिया गया है जो मैंने अभी बताया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा कलर बदल के आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ जो है ये जो है आपको दिखाई दे रहा हो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, इसके बारे में अभी तुरंत हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा बढ़िया से तब तक आंसर बनाना बड़ी मुश्किल चीज है। इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्री particles such as protons or neutrons are composed, ठीक है, और मोर एलिमेंटल यूनिट्स, ठीक है, कॉल्ड क्वार्क। माने जो प्रोटॉन है, ठीक है, जो आपको प्रोटॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा था, यहाँ प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये दोनों बने हुए हैं कोई चीज से, क्वार्क से। यहाँ क्वार्क आपको दिखाई दे रहा है, क्वार्क से बने हुए हैं। तो क्वार्क के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली समझ लीजिए प्रोटॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बनते हैं क्वार्क से ही मिलकर बनते हैं। अभी तो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को सेटिस्फाइड नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, अभी हमने पढ़ाया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी सेटिस्फाइड करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, अभी बताया, ये भी सेटिस्फाइड करता है। लेकिन यहाँ जो है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, इस चीज के बारे में हमने नहीं बताया है। इसका मतलब हुआ कि ये सपोर्ट नहीं करता है, सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आंसर जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। चारों में जो ये दिया है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, चारों में कौन सा जो चार्ज है वो पॉसिबल है, इसके बारे में समझना है। तो पहले अगर यहाँ पे जो दिया गया है इसको फर्स्ट नंबर में देखते हैं। एक नंबर में चार्ज की वैल्यू क्या दे दी गई है, 5.8 इंटू 10⁻−18 कूलम। और फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू की वैल्यू 5.8 10⁻−18, एन की वैल्यू निकालनी है और ई की वैल्यू हो गई इतनी। अब एन इक्वल टू, तो इसको उधर जब दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा। ये बटा में आ गया मेरे भाई, हो गया 1.6 × 10⁻−19। जब डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा ये एक डिसमल से एक डिसमल खत्म हो गया, 58/16। ये ऊपर चला गया इस तरीके से, तो ये घट जाएगा, तो एक 10 बचेगा। अब जब इसको कटाइए फटाइएगा, मान लो ये 5 बार में कटा, ये 8 बार में कटा, फिर भी इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, सोच में आएगा फ्रैक्शन में। और पता होना चाहिए जो एन की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होती है, जब भी होती है तो एक कंप्लीट नंबर के रूप में होती है, कंप्लीट नंबर के रूप में होती है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ये संभव है कि नहीं, तो ये संभव नहीं है, ये गलत होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो है 2 नंबर में दिया गया है, एक ही का आंसर, एक ही ना आंसर है, कोई भी एक आ जाएगा तो हो जाएगा आपका। ये दूसरा नंबर दिया गया है, तो फिर फॉर्मूला वही है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो Q हो गया 3.2 × 10⁻18 और n की वैल्यू हो गई, निकालना है, और ई की वैल्यू इतनी हो गई। गुना में है, दूसरी तरफ भेजिएगा तो बटा में चल जाएगा, 3.2 × 10⁻18 और बटा में हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। कटा दीजिए, 16 से 2 बार में कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 और हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। कंप्लीट नंबर आ गया, इसका मतलब हुआ ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये वाला खाली सही है, ये वाला। और उसके बाद निकालते रहिएगा, वो तो गलत होगा ही, इसलिए गलत होगा क्योंकि एक ही आंसर चुनना था और एक तो आपके सामने आ ही गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, ये वाला, इफ हाइलाइटर
से हाईलाइट करते चलें। इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मतलब किसी बॉडी से, कोई बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी हम बना देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1 सेकेंड में निकल रहा है इलेक्ट्रॉन 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा जाए, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम इज इट। अब इसको समझे पहले बढ़िया तरीके से, यहाँ पे 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकेंड में, और फिर 2 सेकेंड में 2 × 10⁹, फिर 3 सेकेंड में 3 × 10⁹, 4 सेकेंड में हो जाएगा 4 × 10⁹, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, ये दूसरा सेकंड में आ गया, ये तीसरा सेकंड में आ गया, ये चौथा सेकंड में आ गया, तो कह रहा है कि अगर इकट्ठा होते देखा जाए कि एक जगह अगर इकट्ठा हो रहा है, 1 सेकंड में एक आया, 2 सेकंड में 1 सेकंड में 10⁹ आया, 2 सेकंड में बढ़ गया, 3 सेकंड में और बढ़ गया, इतना टाइम लगेगा कि 1 कूलम का चार्ज यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है कि आपको पता करना पड़ेगा कि 1 कूलम में चार्ज कितने हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ से इसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड में निकल के आ रहा है 10⁹, और यहाँ होना चाहिए कि अब 1 सेकंड में इतना आया, दूसरा सेकंड में फिर जमा होगा आगे, तीसरा सेकंड में फिर आएगा, और कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पता करिए। उसके बाद इतना से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना समय लगा। ठीक है, तो 1 कूलम में चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Q = +-NE, तो ये हो जाएगा 1, ये NE की वैल्यू हो गई इतना, तो पता है, N = हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना आ गया। अब कितना टाइम लगा, तो टाइम तो डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा, कैसे क्यों निकलेगा। ठीक है, अब 1 सेकंड में इतना, 2 सेकंड में, फिर तीसरा सेकंड में, चौथा सेकंड में। ठीक है, ये इकट्ठा होते होते कितना समय लगा, तो ये 9 से 9 यहाँ कटेगा, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ पे लिख रहे हैं 6.25 × 10⁹, ये आपका टाइम रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, इतना समय लगा, लेकिन यहाँ पे आपका समय जो दिया है वो वर्ष में दिया है, साल में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, ये होगा 6, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें का 9 10⁹ था, तो 2 0 गायब हो गया क्योंकि यहाँ के डिसिमल हमने हटा दिया है। अब थोड़ा कैलकुलेटर हम ले लेते हैं मेरे भाई, कैलकुलेटर आपको हम दिखा देते हैं फटफट, नहीं तो पता चलेगा डिवाइड करते करते समय लग गया। कितना है, 625 पर 198.18, इसका मतलब हुआ 198.19 कर सकते हैं। ये वाला आपका आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट नहीं था, 198 पॉइंट कुछ था, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये तो आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बच गया, इसको हम बनाते हैं, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा दिमाग में रखिए, सारा सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़िया से पढ़िएगा तो मुझे लगता है कि हर टॉपिक समझ में आएगा, बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये आसान है, आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज इतना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये तो आपको बना लेना चाहिए, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। यहाँ Q की वैल्यू दे दी गई है 3.2 10⁻⁻7 कूलम, और N की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला अप्लाई करिएगा, बाई फार्मूला Q = +-NE, Q की वैल्यू होगी 3.2 × 10⁻⁻7, और N का N रख दीजिए 1.6 × 10⁻19। अब इसको यहाँ लाकर डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा ऑप्शन उसको ऑप्शन करेक्ट मान लीजिएगा।
ये हम लोग आज जो पढ़े हैं ये लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 था। अब इसके बाद धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे और मुझे लगता है कि एक एक चीज को हम लोग क्लियर करेंगे ताकि घर बैठे अब बढ़िया तरीके से 2024 का एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाए। तब तक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।